मित्रों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उनमें से पहला प्रश्न है 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये परमेय बीजीय फलन है। पहली बात, क्यों है परमेय बीजीय फलन? क्योंकि इसको f(x) अपॉन g(x) के रूप में लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये उचित परमेय बीजीय फलन है। क्यों है उचित परमेय बीजीय फलन? क्योंकि यहाँ अंश में x की उच्चतम घात 1 है, जबकि हर में x की उच्चतम घात 3 है। कैसे है 3? इसका एक स्क्वायर गुणा करेंगे तो 3 घात हो जाएगी। तो कहने का मतलब परमेय बीजीय फलन है, उचित परमेय बीजीय फलन है, तो आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले ये आपको देखना है कि हर के गुणनखंड ऑलरेडी हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें ऑलरेडी हो रहे हैं, इसलिए इसके गुणनखंड तो ऑलरेडी हुए हैं, तो डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर करें तो यहाँ जो फलन है वो फलन क्या है? 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। मित्रों, अब आपको आंशिक भिन्नों के वियोजन करने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन जानकारियों को हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, यदि हर में, ध्यान देना, यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हों तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि x + 3 यहाँ बिना पुनरावृत्ति का रैखिक गुणनखंड है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? a/x + 3 लिख दिया जाएगा। आपको पता है उसके बाद पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हैं, x + 1 2 बार आया है, तो इसको लिखा जाएगा प्लस b/x + 1 प्लस c/x + 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये बात समझने की है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि a/x + 3 ही लिखेंगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखो, a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ घबराना नहीं है। तो इस तरह से आंशिक भिन्नों में आपने वियोजन कर लिया। अब आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के बाद हमें पता है कि हमारे पास 3 कांस्टेंट आ गए, a, b और c। तीनों कांस्टेंटों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा? 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 बराबर, इसका एलसीएम इसका आ गया x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद ध्यान दें, x + 3 से x + 3 कट गया, क्या रहा? x + 1 का होल स्क्वायर। a का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का इसमें भाग देंगे तो एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा? x + b इंटू x + 1 इंटू x + 3। अगले स्टेप में प्लस x + 1 का होल स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, x + 3 बचेगा और x + 3 का गुणा c से करेंगे तो आ जाएगा c x + 3। मित्रों, अगले स्टेप में आप जानते ही हो कि ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा? 3x - 2 बराबर a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x + 1 इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 3 और इसको समीकरण 1 अंकित कर दिया जाएगा। अब मित्रों, हमारा टारगेट क्या है? जैसे ही फलन को हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो 3 कांस्टेंट प्राप्त हुए, a, b और c। अब समीकरण 1 से
ABC की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और ABC की वैल्यू आते ही इन ABC की वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा जहाँ से आपको जहाँ से आपने क्वेश्चन को आंशिक भिन्न में तोड़ा है। तो ध्यान दें, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है इसका तरीका और इसको गौर से सुनना है। यदि आप कैपिटल A का मान निकालना चाहते हो, ये गौर करने लायक बात है, यदि आप यहाँ कैपिटल A की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ B और C वाले पोर्शन को जीरो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इसमें तो B और C जीरो हो जाएगा, कारण है कि इसमें कॉमन फैक्टर हैं। कैसे है कॉमन फैक्टर? के B के साथ भी x+3 आ रहा है, C के साथ भी x+3 आ रहा है, इसलिए इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत क्वेश्चनों में आपको ऐसी स्थिति मिलेगी जहां कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो वहां फिर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं चलेगी कि A वाले का मान निकालना है तो B और C को जीरो करो, ये कैलकुलेशन वहाँ फेल होगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको खोलना है। खोलने के बाद गुणांक एक साथ लिखने हैं, x² के गुणांक एक साथ, x के गुणांक एक साथ और अचर पद एक साथ। उसके बाद समीकरण एक के दोनों पक्षों के, ये LHS पक्ष या RHS पक्ष, दोनों पक्षों के x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर 3 समीकरण आएंगे मित्रों, और तीनों समीकरणों को आपस में सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने पर ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये समझना है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट हो रहा है, जितना डायरेक्ट हो जाए उतना तो करें अपन। मेरा उद्देश्य क्या है कि कैपिटल A की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब कैपिटल A की वैल्यू कैसे निकलेगी? B वाला पोर्शन शून्य हो और C वाला पोर्शन शून्य हो। तो बताइए, x बराबर -3 यदि रख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, x+3, यहाँ x+3, इसलिए x बराबर -3 रखेंगे यहाँ। तो x बराबर -3 रखें तो A की वैल्यू आ जाएगी मित्रों, x बराबर -3 रखें तो ये आ गया 3 × -3, यहाँ भी रखना है x की जगह -3, -2 बराबर A -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस B -3 + 1, ये -3 + 3 प्लस C, ये हो जाएगा -3 + 3। तो मित्रों देखिए, ये हो गया 3 × 9 -9 -2 बराबर A, ये हो गया -3 में से +1 गया तो -2 की घात 2 और ये टोटल 0। क्यों हो गया? -3 में से 3 गया तो 0 और 0 का गुणा किसी से करें 0, यहाँ भी 0। तो ये आ गई बात। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन, -9 और -2 -11 बराबर A, -2 का वर्ग करें तो 4। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो 4 अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए A बराबर आ जाएगा -11/4। तो A की वैल्यू तो आ गई -11/4। अगले स्टेप में देखिए, यदि आप B की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, B की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो A वाले पोर्शन को और C वाले पोर्शन को यहाँ जीरो करना पड़ेगा। और मित्रों वही समस्या फंस गई। अब कौन सी समस्या फंस गई, ध्यान से देखना है। ये समस्या फंस गई कि A और C में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये जीरो नहीं होंगे। अब अपन की मजबूरी हो गई, क्या मजबूरी हो गई कि आपको कैलकुलेशन सेम उसी प्रकार करनी है जैसे मैंने बताया था कि पहले इसकी कैलकुलेशन करें, होल स्क्वायर वगैरह को खोलें, गुणा करें, गुणा करने के बाद गुणांकों को एक साथ सेट करें। हालांकि A की वैल्यू तो निकल के आ गई, B की वैल्यू नहीं निकल रही है। यदि C की वैल्यू निकालें तो C की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से। क्यों आ जाएगी बताओ C की वैल्यू? क्योंकि C की वैल्यू निकालेंगे तो A और B को जीरो करना पड़ेगा और A और B दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्या है, x+1। तो यहाँ से B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सॉरी किसकी वैल्यू, C की वैल्यू निकाल सकते हैं। A और B पोर्शन दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अपन का टारगेट, 2 टारगेट तो हो गए पूरे, A और C की वैल्यू तो आ गई, लेकिन B की वैल्यू नहीं आ रही है। इससे आ रही है क्या बताओ? तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है। मतलब तरीका तो वही सही माना जाता है जिससे अपन का टोटल काम बने। तो कहने का मतलब 2 कांस्टेंटों की वैल्यू तो इससे आ गई, C की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ से कुछ नहीं है। जैसे C की वैल्यू निकालना चाहें तो A और B को जीरो करें, x+1 मतलब x बराबर -1 रख दें, x बराबर -1 रखेंगे, 3 × -1 -2, ये हो गए -5, ये 0, ये 0 और यहाँ से -1 + 3, इसका मतलब +2C, ये क्या हुआ -5, तो C बराबर -5/2।
सी की वैल्यू भी आ गई। तो मित्रों ए और सी की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ गई इस मेथड से, लेकिन बी की वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, तो इसलिए आप इस मेथड को करेंगे ही नहीं। और ध्यान रखें ये वाला मेथड तो केवल आपको दो कांस्टेंट दिए गए हों उसके लिए सुविधाजनक रहता है, उसको तो ये बहुत स्पीड से कर देता है ये वाला मेथड। कौन सा? कि यदि दो कांस्टेंट आए हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के और दो कांस्टेंटों में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहां तो दो ही कांस्टेंट है, तो एक को जीरो करो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को जीरो करो पहला आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसकी कैलकुलेशन इस तरह से ना करें, क्योंकि यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकली है, हमें बी की वैल्यू और चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए ही बताई ताकि आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए। अब समीकरण एक यहाँ अंकित नहीं करें, थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करें इस क्वेश्चन की, तो ये आ जाएगा 3x - 2 बराबर a, इसके होल स्क्वायर को खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस b, इसका भी गुणा करें, x इंटू एक्स करें एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 करें 3x और 1 गुणा x करें तो x, 3x में x जोड़ा तो 4x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में और गुणा कर दें इनका एक, तो ध्यान दें 3x - 2 बराबर ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3b प्लस cx प्लस 3c। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी और सेटल करें इसको। 3x - 2 बराबर एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखें, एक तो एक्स स्क्वायर ये है ax स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है प्लस bx स्क्वायर, और देखो और नहीं है। उसके बाद x के गुणांकों को साथ लिखें, एक x का गुणांक ये है क्या है प्लस 2ax, एक x का गुणांक ये है प्लस 4bx, एक x का गुणांक ये है प्लस cx। उसके बाद कांस्टेंट को लिखें, क्या आ जाएगा प्लस a प्लस के 3b प्लस के 3c। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप में देखिए 3x - 2 बराबर, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया a प्लस b प्लस यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लिया तो क्या बच गया 2a प्लस 4b प्लस c प्लस ये कांस्टेंट राशि है a प्लस 3b प्लस 3c, और इसको समीकरण 1 अंकित कर दिया। उसके बाद ध्यान दें अब समीकरण 1 के एक्स स्क्वायर के गुणांक, हालांकि देखो समझने का प्रयास करना है कि LHS में एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा क्यों इधर है एक्स। देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों के एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से, समीकरण 1 के दोनों पक्षों के एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। अब मित्रों तुलना करना आपको आना चाहिए। देखिए तुलना कैसे करेंगे, तुलना करें तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करें। LHS में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 बराबर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस b, तो a प्लस b बराबर 0, यही आया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस b बराबर 0, और ये आ गया समीकरण 2। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर ये आया। फिर x के गुणांक की तुलना करें तो इधर x का गुणांक क्या है 2a प्लस के 4b प्लस के c,
प्लस के सी बराबर, इधर x का गुणांक क्या है 3 बराबर 3, और ये समीकरण 3। उसके बाद ध्यान दें अचर पद इधर क्या है -2 और इधर अचर पद क्या है a प्लस 3b प्लस 3c, तो ये लिख दिया जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c बराबर -2 बराबर -2, और ये समीकरण नंबर आ गया 4। अब मित्रों समीकरण 2, 3 और 4 को आपस में हल करना है, और हल करने में हमारा एक ही टारगेट है ए बी सी की वैल्यू निकालना। अब ध्यान दें, अब इसकी कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान देना, यदि समीकरण 3 और 4 को मैं हल करना चाहूँ, समीकरण 3 और 4 को हल करना, दो लेके एक साथ दो, जैसे समीकरण 3 आ गए तो उन समीकरण तीनों में दो समीकरण लेकर सॉल्व करेंगे। अब कोई से दो लें, सुविधा में जो आपको सुविधा में आए उन 2 समीकरणों को लें। तो ध्यान दें समीकरण 3 और 4 को जैसे हम हल करें, हल करने पर ध्यान देना जैसे विलोपन विधि से करें इसको, तो विलोपन विधि से हल करने में ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि समीकरण 2 में ए और बी आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ए भी इसमें आना चाहिए। सी वाले पोर्शन को हटा दो, समझ रहे हो ना। सी वाले पोर्शन को हटाने के लिए समीकरण 3 को 3 से गुणा कर दो, 3c फिर आपस में। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, पहले समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे तो देखो एक साथ सेट कर देता हूँ मैं देखिए 2a प्लस के 4b प्लस के c बराबर 3, ये तो समीकरण 3 है। उसके बाद देखिए a प्लस 3b प्लस 3c बराबर -2, ये समीकरण 4 है। अब देखिए यहाँ टारगेट बनाना है, 3 और 4 को हम हल कर रहे हैं, 2 को ध्यान में रखना है। 2 में a और b आ रहे हैं तो इसमें भी मैं a और b को बचाना चाहूँगा, और a और b को बचाने के लिए यहाँ c को हटाना पड़ेगा, और c को हटाने के लिए समीकरण 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 3c से 3c कट जाए और केवल क्या बच जाए a और b। तो ध्यान रखना ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। यहाँ समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समझ में आ गई, 3 से क्यों गुणा किया जा रहा है बताओ। 3 से गुणा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 3 नीचे जो c का गुणांक है वो 3 है। तो देखिए समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो करो इसको गुणा 3 से, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3c बराबर 9, 3 तिया 9। उसके बाद इसको एज इट इज रखा जाए, a प्लस 3b प्लस 3c बराबर -2। उसके बाद देखिए चिन्हों को बदले, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये आपस में कट गए। मित्रों हमारा यही टारगेट था कि सी वाला पोर्शन हट जाना चाहिए ताकि समीकरण 2 के साथ इसकी कैलकुलेशन संभव हो सके। तो देखिए 6a में से a गया तो ये बचा 5a प्लस 12b में से 3b गया, उसके बाद 9 और 2 कितने हो गए 11, और ये समीकरण नंबर आ गया 5, 5a प्लस 9b बराबर 11। समझ में आ गई ये बात। उसके बाद देखिए इसको 2 के साथ सॉल्व कर दें। अब 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू आते ही समीकरण 3 में या समीकरण 4 में a और b की वैल्यू रख ली जाएगी तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए समीकरण 2 को इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, a प्लस b बराबर 0, ये समीकरण 2। अब बताओ एक पोर्शन को बराबर कर लें, या तो a के गुणांक को बराबर कर लें या b के गुणांक को बराबर कर लें। तो बताओ 9 से गुणा कर देता हूं तो b पोर्शन बराबर हो जाएगा, 5 से गुणा कर देता हूं तो a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, किसी को 0 कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2 को किससे गुणा करने पर, समीकरण 2 को 9 से गुणा करने पर, 9 से कर लो चाहे 5 से कर लो, 9 से गुणा करने पर। अब 9 से गुणा करेंगे तो ध्यान दें कि 5a प्लस 9b बराबर 11, ये तो एज इट इज। उसके बाद इसको 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 का गुणा a से किया 9a प्लस 9 का गुणा b से किया तो 9b बराबर 9 का गुणा 0 से करें तो 0।
उसके बाद देखिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कट गए। उसके बाद बताओ 5a माइनस के 9a, इसका मतलब -4a बराबर 11 में से 0 गया तो 11, तो a बराबर आ गया -11/4। मित्रों एक टारगेट हमारा पूरा हो गया, a बराबर -11/4 आया है। अब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे या 5 में रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखिए तब तक इसको गौर से देखें और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब a का मान -11/4 आया है। इस a की वैल्यू या तो समीकरण 2 में रख दो या 5 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो देखिए a बराबर -11/4 समीकरण 2 में रख दें, सरल है। समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो ध्यान दें, समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 है a + b = 0। तो ध्यान दें a के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, -11/4 + b = 0। यहाँ से इसका पक्षांतरण करें तो देखिए पक्षांतरण करेंगे तो b बराबर 11/4, तो b की वैल्यू आ गई 11/4। मित्रों 2 टारगेट पूरे हो गए, 2 कांस्टेंटों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू शेष है, c की वैल्यू निकालने के लिए a और b की वैल्यू 3 या 4 में से किसी में ही रख सकते हैं, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगले स्टेप में a बराबर -11/4 तथा b बराबर +11/4, समीकरण किसी में भी रख लो, समीकरण 3 में रखने पर 3 और 4 में क्यों रखी जा रही है वैल्यू, समझने का प्रयास करना, क्योंकि c 3 और 4 में ही आ रहा है। तो ध्यान दें 3 में रख दो चाहे 4 में रख दें, तो वैल्यू रखें। यहां से क्या आएगी, देखो 2a का मतलब क्या है, -11/4 + 4b का मतलब 11/4, उसके बाद +c = 3, यही है ना। उसके बाद ध्यान दें ये 2 से 4 2 बार कट गया, इसका मतलब आ गया -11/2 + 4 से 4 कट गया 11 + c = 3। उसके बाद देखिए इसका पक्षांतरण कर दें, पक्षांतरण करेंगे c अपने स्थान पे 3, -11/2 को इधर ले गए +11/2 और -11, यही है ना। यहाँ -11 में से +3 गया -8, तो देखिए c बराबर आ गया -8 + 11/2। उसके बाद 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c बराबर -16 + 11/2। इसका मतलब क्या आया, c की वैल्यू आ गई c बराबर -5/2, तो c का मान ये आया। देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखना है, जहां आपने क्वेश्चन को आंशिक भिन्नों में तोड़ा है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, एक बार देख ले इसको। अब इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ध्यान दें ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ रखना है। ए की वैल्यू आई है -11/4, तो यहाँ लिख दिया जाएगा -11/4 x + 3, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें या फिर एक साथ रख लो, प्लस b की वैल्यू क्या आई है +11/4 x + 1, ये 7, प्लस c की वैल्यू क्या आई है -5/2, यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये आ गई 5/2
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ ये dx और इंटीग्रेशन का साइन। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी, इस तरह से ही करते आए हैं हम। उसके बाद ध्यान दें, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो देखिए, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। तो -11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 5/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है मित्रों। ये लॉग की फॉर्म है, ये लॉग की फॉर्म है, ये एक्स की पावर एन की फॉर्म है। एक्स की पावर एन की फॉर्म कैसे होगी मित्रों, मैं आपको इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स प्लस 1 की होल घात -2 हो जाएगा और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए -11/4 लॉग एक्स प्लस 3, क्योंकि x प्लस 3 समस्या है। मैंने आपको बता रखा है कि समस्या को मन में x माने तो dx अपॉन एक्स, इसका मतलब log x। अब समस्या का अवकलन करना है तो x का अवकलन करें 1, 3 का अवकलन करें 0, 1 का उल्टा करें 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कि यही बात आ जाएगी। प्लस 11/4 ये वाला, ये भी log का फॉर्म है, log x प्लस 1। उसके बाद ध्यान दें -5/2, इसमें फॉर्मूला x की पावर n का लग जाएगा, लेकिन इसमें भी समस्या है। x प्लस 1 को मन में x मानना पड़ेगा तब x की पावर n का। लेकिन मित्रों ध्यान रखना है x की पावर n में यहाँ n का मतलब -2 होगा। कैसे होगा n का मतलब -2, क्योंकि ये इसको अंश में ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, +2 का क्या हो जाएगा -2। तो -5/2 इसमें फॉर्मूला लगाएं, n x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। उसके बाद देखिए जो इसका अपन अवकलन करें समस्या का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 और उसका उल्टा करें तो यही। तो इस तरह से हमने इसका समाकलन किया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लें, -11/4 लॉग x प्लस 3 प्लस 11/4 लॉग x प्लस 1, ये -5/2 x प्लस 1 की होल घात -1, -2 में से +1 गया तो ये -1 प्लस c। अगले स्टेप में देखिए, चाहे तो इन दोनों में से 11/4 कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों पदों में से तो ले सकता हूँ। 11/4 कॉमन लिया, क्या बच गया, log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, ये और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2। और उसके बाद देखो x प्लस 1 की होल घात -1 को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 की होल घात प्लस 1 प्लस c। तो मित्रों अगले स्टेप में और भी कैलकुलेशन की जा सकती है, log m माइनस log n। तो देखिए ये लिखा जा सकता है 11/4 log m बटे n, log m का मतलब क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, और ये क्या बचा प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c। तो मित्रों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार इस क्वेश्चन का अभ्यास करना है, आपको ये समझ में आ जाएगी। एक बार देख लें इसको गौर से। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन लें।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 + 10x इंटू 3 + 10x। मित्रों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देखेंगे, सबसे पहले ध्यान दें, प्रमेय बीजीय फलन है। प्रमेय बीजीय फलन के साथ साथ ये उचित प्रमेय नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन एक बात यहाँ इस क्वेश्चन से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें प्रतिस्थापन विधि भी लग जाएगी, आंशिक भिन्नों में वियोजन की भी लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही विधि लगती है, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब एक क्वेश्चन को करने में 3 विधियां भी लग जाती हैं। तो मित्रों मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ 10x बराबर यदि t मान लें, 10x बराबर t मान लें, तो यहाँ ये प्रतिस्थापन विधि लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि 10x का अवकलज विद्यमान है इसमें। तो कहने उसके बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है, सरल बन जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान दें, पुट 10x बराबर t, उसके बाद इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब क्वेश्चन पर पहुंचे तो ध्यान देना, ये हो गया dt, सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर dt अपॉन 2 + t इंटू 3 + t। उसके बाद देखिए, अब आपको क्लियर दिख गया कि आंशिक भिन्नों में अब तो कोई समस्या है ही नहीं। तो आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करें तो फलन क्या है? 1/2 + t इंटू 3 + t। उसके बाद देखिए, आपको पता है आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का पहला नियम लग गया कि यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो, रैखिक तो इसलिए कि t की घात 1 है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, 2 + t भी एक बार आ रहा है, 3 + t भी एक बार आ रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जितने गुणनखंड उतने कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट बटे पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा गुणनखंड। तो a बटे 2 + t प्लस b अपॉन 3 + t। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करें तो 1/2 + t इंटू 3 + t। अगले स्टेप में एलसीएम, इसमें 2 + t इंटू 3 + t, ये एलसीएम आ गया। इसमें देखिए a इंटू 3 + t प्लस b इंटू 2 + t, ये बचा। अगले स्टेप में ये आपस में कट जाते हैं, आपको पता ही है। तो देखिए 1 बराबर a इंटू 3 + t प्लस b इंटू 2 + t, और ये समीकरण नंबर 1। मित्रों इसकी कैलकुलेशन तो उसी वाले मेथड से हो जाएगी। यदि 2 कांस्टेंट हो उसका तरीका तो आप इसका ही उपयोग करें। यदि आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा, और b वाले पोर्शन को निकालना चाहते हो तो a वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंटों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो फिर तुलना करने वाला मेथड सही रहता है। तो ध्यान दें, देखिए अब मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बताओ b को 0 करने के लिए t के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? -2। तो t बराबर -2 रखने पर, t बराबर -2 रखने पर तो ये हो जाएगा 1 बराबर a, ये हो जाएगा 3 - 2, t के स्थान पर -2 प्लस b 2 - 2। अब देखिए यहाँ से ध्यान दें, 1 बराबर a इंटू 3 में से 2 गया तो 1, और ये पोर्शन 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई मित्रों? a बराबर 1 आ गई, a बराबर 1। अब देखिए समीकरण 1 में a की वैल्यू निकाल ली, b को 0 किया था। अब b की वैल्यू निकालनी है तो a को 0 करना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? t बराबर -3। तो देखिए t बराबर -3 रखने पर, t बराबर -3 रखने पर और -3 रखेंगे तो 1 बराबर a इंटू 3 - 3 प्लस b 2 - 3, 2 - 3। कैलकुलेशन करें,
1 बराबर, ये तो 0 हो गया, 3 में से 3 गया। उसके बाद देखो क्या बचा, b -1, इसकी मतलब b की वैल्यू आ गई -1। बताओ a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू आते ही वहां पहुंचते हैं कहाँ, जहां आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का मतलब लिखो, a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 1/2 प्लस टी, ठीक है, प्लस b के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 प्लस टी। और उसके बाद ध्यान दें, यहाँ dt और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। अब अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है। 1/2 प्लस टी dt -1/3 प्लस टी dt, डायरेक्ट फॉर्म आ गई, मानक सूत्र में कन्वर्ट हो गया। 2 प्लस टी को यदि t मान ले तो 1/t, log t की फॉर्म में। 3 प्लस टी को t मान ले तो 1/t। तो देखिए क्या हो जाएगा, log 2 प्लस टी। इसका समस्या को मन में समस्या मानी थी, उसका अवकलन करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कि यही आएगा, माइनस log 3 प्लस टी प्लस सी। अगले स्टेप में फिर log की प्रॉपर्टी लग गई, log m माइनस log n लिखा जा सकता है log m/n 2 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस सी। अगले स्टेप में t का मान रखने पर, t का मान आपको रखना पड़ेगा, तो t का मान रखने पर, अब t का मान रखेंगे log 2/3 प्लस 10x प्लस सी। तो इस तरह से मित्रों इस क्वेश्चन को हमने हल किया। बच्चों इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मित्रों आप सोचेंगे प्रमेय बीजीय फलन है, क्योंकि f(x) अपॉन g(x) के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन ये विषम प्रमेय बीजीय फलन है। क्यों है विषम प्रमेय बीजीय फलन? उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, बराबर की पावर है, x पे अंश में भी उच्चतम घात 2 है, हर में भी उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये उचित प्रमेय बीजीय फलन नहीं है, विषम प्रमेय बीजीय फलन है। मित्रों मैंने आपको ये बात बता रखी है कि यदि आपको विषम प्रमेय बीजीय फलन दिया गया हो तो उसको डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि उचित प्रमेय बीजीय फलन को ही आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक बात बताई कि अंश में हर का भाग लगाओ और तब तक भाग लगाओ जब तक अंश की पावर हर की पावर से छोटी हो जाए। तो देखिए भाग दे रहे हैं अपन, इसमें भाग दे दो, आप रफ वर्क कर लें भाग का, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें भाग दे रहे हैं x² प्लस 3x प्लस 2। एक बार गया x² में x² का भाग दिया, तो इसका मतलब क्या आया, x² प्लस के 3x प्लस के 2, उसके बाद चिन्ह बदले, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कट गई, 5x में से 3x गया 2x, 3 में से 2 गया जब प्लस का 1। मित्रों भाग दे दिया, ये बात आई। अब एक मैं आपको एक माइनर बात बता रहा हूँ, जैसे 5 में 2 का भाग दें तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या रहा 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, मतलब पहले इसको लिखो भागफल को, फिर शेषफल को लिखो, फिर भाजक को लिखें। इस तरह से लिखा जा सकता है, ये लिखना आना चाहिए क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है 5/2। तो इस तरह से इसको हम यहाँ सेट करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ इस तरह से लिखा जा सकता है। मित्रों कैसे लिखेंगे बताओ, ये 1 प्लस, फिर क्या लिखा जाएगा 2x प्लस 1, फिर क्या लिखा जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो मित्रों इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और देखिए ये उचित प्रमेय बीजीय फलन बन गया। अब इसको देखिए, ये काम आपको रफ में करना है, मैंने आपको करके बता दिया है। तो ये विषम प्रमेय बीजीय फलन है, इसको उचित प्रमेय बीजीय फलन में भाग देकर बदल लिया तो ये आया। तो इसको मैं इसके स्थान पर ये लिख सकता हूं। तो ध्यान दें 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इस तरह से बात आई। अब ध्यान दें, अगले स्टेप में ध्यान दें, देखिए इसका सेपरेट समाकलन कर ले अलग अलग, तो ये आ जाएगा 1 dx, इसका मतलब dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। मित्रों इसका समाकलन तो डायरेक्ट है ही, क्या हो गया इसका समाकलन, इसका हो गया x प्लस इसको अलग से हल कर लें, I1 मान लिया और समीकरण 1 अंकित कर लिया। अब I1 को अलग से सॉल्व कर ले, तो I1 बराबर क्या है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। मित्रों उचित प्रमेय बीजीय फलन है, उचित प्रमेय बीजीय फलन है, आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले एक बात आपको याद रखनी है, ये कि यदि हर के गुणनखंड हो जाएं तो कर लेने चाहिए। तो हर के गुणनखंड हो रहे हैं मित्रों। देखो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से भी किया जा सकता है। यहाँ आपकी स्वतंत्रता है, आपके माइंड में उस समय जो मेथड आ जाए उस मेथड से आपको कर लेना है। लेकिन मित्रों अब जो मेथड चल रहा है वो आंशिक भिन्नों में वियोजन का चल रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आंशिक भिन्नों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, देखिए I1 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन इसके फैक्टर हो गए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, त्रिपदीय गुणनखंड हो गए इसके। तो ध्यान दें, अब देखिए आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाएगा क्वेश्चन को। आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे तो मेन फलन क्या है मित्रों, कहने का मतलब फलन क्या है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नियम नंबर 1 लग गया आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का। यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो तो उसको कैसे आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता है, जितने गुणनखंड होते उतने ही कांस्टेंट आते हैं, पहला कांस्टेंट बटे पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा गुणनखंड। तो ये लिखा जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अब कैलकुलेशन करना कैसे है, ध्यान दें, यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन क्या चल रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एलसीएम क्या आ गया बताओ, एलसीएम आ गया इसका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ये इस तरह की स्थिति बनी। अब अगले स्टेप में देखो एलसीएम से एलसीएम कटेगा ही, ये आपस में कट गया, क्या रहा 2x प्लस 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। एक मैं पहले डाल चुका हूँ इसलिए समीकरण 2। अब बताओ दो कांस्टेंट हो, ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, यदि आप ए की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बी वाले पोर्शन को, बी के गुणांक को 0 करना पड़ेगा, और यदि बी का मान निकालना चाहोगे तो ए के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। दो कांस्टेंटों के लिए तो सबसे सरल तरीका है ये। तो ध्यान दें, ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो बी को 0 करना पड़ेगा, और बी 0 करने के लिए एक्स के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा -2। तो एक्स बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखें तो देखिए 2 इंटू -2 प्लस 1 बराबर a -2 प्लस 1 प्लस b -2 प्लस 2। अब देखिए ये हो गया -4 प्लस 1 बराबर a -2 में से +1 है -1, ये पोर्शन 0। तो बताओ ये क्या बचा -3 बराबर -a, माइनस से माइनस कट गया मित्रों, तो a बराबर आ गया 3।
तो ए की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए ए का मान तो ज्ञात हो गया, अब किसका मान ज्ञात करना है, बी का। तो ए के गुणांक को 0 बनाना पड़ेगा, तो x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, -1। तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे तो रखो 2 × -1 + 1 बराबर a -1 + 1 प्लस b -1 + 2। अगले स्टेप में देखिए 2 × -1 करें -2 + 1 बराबर a, ये 0 हो गया, प्लस b -1 में से +2 गया तो 1, -2 में से 1 गया -1 बराबर b। तो b की वैल्यू आ गई है, b बराबर -1। मित्रों a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू कहाँ रखनी है, जहाँ से हमने आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है, यहाँ किया है। तो ध्यान दें क्या है, यहाँ से जो किया है a की वैल्यू क्या आई 3, तो 3/x + 2 प्लस, लेकिन b की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस, ये क्या आ जाएगी 1/x + 1। मित्रों यहाँ dx और इंटीग्रेशन, अब अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 को बाहर निकाला, ये आ जाएगा 1/x + 2 dx माइनस 1/x + 1 dx। मित्रों डायरेक्ट मानक फॉर्म में क्वेश्चन क्या है, लॉग की फॉर्म में दोनों ही। तो क्या हो जाएगा 3 log x + 2, x + 2 को मन में x माना, उसके बाद उसका अवकलन किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये कि यही आ गया, माइनस log x + 1 + c। उसके बाद ध्यान दें इसकी कैलकुलेशन आगे भी की जा सकती है कि जो पावर है उस पावर लॉग के आगे की जो संख्या है उसको पावर में ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा log x + 2 की होल घात 3 माइनस log x + 1 + c। आगे भी कैलकुलेशन हो जाएगी, log m माइनस log n, log m माइनस log n को क्या लिखा जा सकता है, log m/n। तो देखिए अगले स्टेप में log m/n, m क्या है x + 2 की होल घात 3 बटे n की वैल्यू क्या है x + 1 + c। ये I1 की वैल्यू आई है मित्रों, I1 की वैल्यू आ गई। अब I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखें 1 में तो क्या आ जाएगा, x के स्थान पर x प्लस I1 की वैल्यू क्या आई है log x + 2 की होल घात 3 बटे x + 1 + c। मित्रों इस तरह से क्वेश्चन किया, मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। इसको गौर से देख ले और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।